नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो है विकास किस प्रकार से हुआ। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कहा गया है और इसकी ज़रूरत है क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय के बारे में, इसे भारतीय क्यों कहा गया है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत को एक कालखंड में जीता, यानी कि समय समय पर जो है उसके क्षेत्रों को जीता और उसके बाद जो है उसका प्रशासनिक एकीकरण किया। देखिए, प्रशासनिक एकीकरण से तात्पर्य क्या है। जब ब्रिटिश सरकार भारत में या ब्रिटिश राज नहीं था तो उस समय क्या था कि हमारे जो भारत के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो है शासक अपना शासन कर रहे थे। तो उसी हिसाब से जो है हमारे भारत में प्रशासन जो है अनेक प्रकार से लागू था, यानी कि जिस शासक का जो राज होगा वो उसको अपने प्रशासन के हिसाब से ही उस क्षेत्र में चलाएगा। लेकिन जब ब्रिटिश जो है भारत में उन्होंने एक एक करके सारे क्षेत्र को जीता, बंगाल को जीता और अन्य क्षेत्रों को जैसे जीता, तो उन्होंने क्या किया, भारत को एक प्रशासन के अंतर्गत बांध लिया, यानी कि उनका अपना प्रशासन था और उन्होंने उस प्रशासन को भारत में अलग अलग जगहों पर लागू किया, लेकिन प्रशासन एक था। इसी को हम जो है प्रशासनिक एकीकरण का जो है नाम देते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश ने जो है आर्थिक एकीकरण को भी बल दिया। तो बात करेंगे कि ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि भारत के जो निर्माण का काम था वो 1757 से लेकर के जब उन्होंने यानी कि ब्रिटिश ने बंगाल को जीता 1880 तक जो है काफ़ी हद तक हो चुका था। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के निर्माण के बारे में। तो इससे पहले भारत को क्या कहा जाता था, तो भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र था। उसको जो है हम भारत को एक संगठित रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जो है शासन हमें दिखाई देता है। तो इसलिए हम भारत को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति ही कह सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसमें इसे राष्ट्रीय क्यों कहा गया है, बात करेंगे राष्ट्रीय के बारे में। तो राष्ट्रीय जब होता है तो हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो भारत के लोगों के बीच इस भाव का जो है विकास करना कि हम लोग जो हैं एक हैं, यानी कि भारत के जो क्षेत्र के अंतर्गत हैं रहने वाले सभी लोग एक हैं, उनका सभी का हित एक है, उनका अहित भी एक है और उनका मान एक ही है, उनका अपमान भी एक है, उनका जो दोस्त है वो भी एक ही है और उनका दुश्मन भी एक ही है। जब हम भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों के बीच में इस प्रकार की भावना का जो है विकास करेंगे तो उसे जो है हम राष्ट्रीय भावना के तौर पर देखते हैं। तो भारत के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय भावना को जगाना जो है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। देखिए, जिसका प्रमुख कारण है क्योंकि भारत के अंदर अनेक धर्मों का जो है निवास था, यानी कि धर्म की अनेकता थी। उसी प्रकार से जो है जाति की भी अनेकता थी, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो है जातियाँ भारत में विद्यमान थी और भाषाओं की भी बड़े पैमाने पर जो है अनेकता थी। और आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो भारत के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, खासकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है भारत में बड़े पैमाने पर विविधता देखी गई। तो भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में जो बांधना था उनको वो बड़ा ही मुश्किल काम था। तो इसी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारत को सांस्कृतिक सूत्र में बांधने के लिए भारत के अंतर्गत जो भारत में विविधता थी उसको अपनाते हुए और उन सभी की एकता को विकसित करने के विचार के तहत राष्ट्रवाद की भावना और विचारधारा का विकास हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद को जो है बल दिया गया, क्योंकि वही एक कारण था जिसके आधार पर हम भारत के लोगों के बीच में जो है राष्ट्रीय भावना को जगा सकते थे। इसी के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है विकास हुआ और उसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। दोस्तों बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के बारे में। तो इसको हम 4 चरणों में देख सकते हैं। पहले 1885 के पहले, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका जो कालखंड है हम 1885 से लेकर के और 1947 तक जो है इसको देखते हैं।
तो दोस्तों हम इसको 4 चरणों में बात करेंगे, यानी कि 1885 से पहले किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, और 1885 से लेकर के 1905 तक दूसरे चरण में इसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे और उसकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे, उसने किस प्रकार से जो है उस समय तक कार्य किया। इसको हम स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के तौर पर भी देखते हैं। उसके बाद हम तीसरे चरण में इसके बात करेंगे 1905 से लेकर 1920 तक। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में, उसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, उग्र राष्ट्रवाद के बारे में, और 1920 से लेकर 1947 के बीच हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 1885 के पहले राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास था उसको किस प्रकार से जो है बल मिला और उसके पीछे कौन कौन से कारक मौजूद थे। सबसे पहले बात करेंगे कि 1885 से पहले 1857 में एक क्रांति हुई थी, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में जो है हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर उसको देख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को जो है जन्म दिया, यानी कि उसके अंतर्गत जो लोग आंदोलन में विद्रोह में शामिल थे उनको जो है ब्रिटिश से आज़ादी पाने के लिए जो है एक भावना का विकास हुआ, और उसी के तहत जो है हम उसमें राष्ट्रीय अभिव्यक्ति भी हमको नज़र आती है। बात करेंगे इसमें दूसरे कारक के बारे में, यानी कि विभिन्न क्षेत्रीय वर्गीय संगठनों के बारे में और संघर्ष की राष्ट्रीय अभिव्यक्ति जो है किस प्रकार से हुई। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसके माध्यम से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन और पूना समाज सभा व मद्रास महाजन सभा के माध्यम से जो है विभिन्न क्षेत्रीय वर्गीय संगठनों ने राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को जो है बड़े पैमाने पर जन्म दिया। जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी को जो है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी के रूप में भी देखा जाता है, जो कि जमींदारों का हित को साधने के लिए बनी थी, यानी कि जमींदारों की तरफ से उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। तो इसके तहत जो है राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को बड़े पैमाने पर बल मिला, और इन्होंने जो है धीरे धीरे क्षेत्रीय और वर्गीय दायरों से बाहर निकलकर जो है राष्ट्रीय संघर्ष को जन्म दिया, जिससे इनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हमें होते हुए नजर आता है। दोस्तों बात करेंगे तीसरे इसके कारक के बारे में, तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक रचनाओं की भूमिका इसमें रही, नाटकों की भूमिका रही समय समय पर। जैसे कि हम बात करेंगे कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंतर्गत जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और कई सारे जो है रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध उस पर लगाए गए, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उसमें जो भाग ले रहे थे, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा तरीका निकाला जिससे जो है हम राष्ट्रीय आंदोलन को गिरने ना दें, उसको बल मिलता रहे। तो उन्होंने क्या किया कि शिवाजी के व्यक्तित्व को जो है उभारने की कोशिश की, उनको उभारने वाला जो है साहित्य विकसित किया, उनके बारे में बड़ी बड़ी कथाएं कहानियां जो है विकसित की, जिसे हम जो है छद्म राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। छद्म राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि छुपा हुआ राष्ट्रवाद, यानी कि देखिए शिवाजी किस प्रकार से जो है लड़े, इस प्रकार की जो है लोगों में भावनाओं को उसको बताने के लिए कि जिससे लोगों का जो है साहस बढ़े, उसको बताया गया और उसको जो है छद्म राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान होगा कि आधुनिक भारत में 3 व्यक्ति हैं जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, उसी में जो है एक व्यक्ति का नाम है बिपिन चंद्र पाल, जिसे हम पाल के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो है इस वर्ड का जो है अभिव्यक्ति की, यानी कि उसको जो उन्होंने छद्म राष्ट्रवाद कहा, यानी कि छुपा हुआ राष्ट्रवाद। तो महाराणा प्रताप का जो है व्यक्तित्व इसी के अंतर जो है उभारा गया, जिससे कि महाराणा प्रताप के बारे में जो है अनेक कहानियाँ जो है बनाई गई। जैसे कि उनके घोड़ा था एक जो बहुत ही तेज़ दौड़ता था, उसका नाम चेतक था, और उनकी तलवार जिसको 35 किलो का बताया गया है, उनका जो भाला था उसे 50 किलो का बताया गया है। कुल मिलाकर के जो है इसके पीछे जो बताने की कहानी थी वो ये थी कि जो शिवाजी के व्यक्तित्व को इस प्रकार से दिखाया गया है जैसे कि कोई जादुई व्यक्ति हो, यानी कि एक कोई बहुत ही विशालकाय व्यक्ति हो, और बताया गया है उनके बारे में कि वो है 500 किलो का जो है वजन लेकर के चलते थे। तो आपको सोचने में और सुनने में ही लग रहा होगा कि देखिए 500 किलो लेकर कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से चल सकता है। तो लेकिन इसके पीछे का कारण ये नहीं था कि हम उसको 500 किलो वो लेकर ही चल रहा है, लेकिन उसका जो कारण था वो बताने का था कि वो बहुत ही जो है महान आदमी था, जिससे हमको बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद की जो है भावना को बल मिला। और
बात करेंगे नाटकों के बारे में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है उस समय भारत की दुर्दशा पर और बेरोजगारी पर जो है नाटक लिखा, जिसे हम अंधेर नगरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो है राष्ट्रवाद को बल मिला। उसके अंतर्गत जो है इस प्रकार की जो है कविताएं, कहानियां जो है बताई गई हैं, जैसे कि तीन बुलावे तेहरावे, निज 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 विपदा रोए सुनावे, यानी कि अगर हम तीन को बुलाएंगे तो 13 लोग आएंगे और बताएंगे कि हमें जो है किस प्रकार से बेरोजगारी का और हमारे जो है अकाल का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि हमारी जो है बहुत ही दुर्दशा है। इस प्रकार के जो है नाटकों ने जो है लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। इसी प्रकार से बंकिम चंद्र जी ने जो है एक नाटक लिखा, जिसको उपन्यास लिखा, जिसे आनंद मठ के नाम से हम जानते हैं, और उसको जो है क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है। इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय आंदोलन के जो है विकास को हम देखते हैं, यानी कि ये इतने सारे कारक थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो है विकास को बल दे रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के बारे में बात की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में उसके बताया। तो आपको जो है हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे उसमें 1885 से लेकर के 1905 के बीच में जो चरण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।